गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने टेंसों की पहचान पढ़ी। आपके पर्सन है और पर्सनों में सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस को नोट किया, समझा और परखा। इसी की आगे की कड़ी में साथियों मैं आपको बता देना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब वर्ग पढ़ा रहा था, वर्ग के बारे में कुछ बताया और मैंने ये कहा था कि अति आवश्यक होने पर बीच बीच में आपको बता दिया जाएगा। तो क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा सिलेबस हो नहीं पाता, इसलिए हमें ध्यान में रखते हुए कि हमें सिलेबस टाइम पर भी पूरा करना है, बच्चों को कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान मिले, अच्छा सीखें। इसी कड़ी के तहत मैं आरंभ करता हूं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट की पहचान हिंदी में है होती है, इंडेफिनिट अथवा सिंपल की पहचान इंग्लिश में तातीते होती है और टेंस का अर्थ काल। इसका अर्थ बनेगा वर्तमान काल, प्रेजेंट। और अब इससे सबसे पहले इसकी देखो आप पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते है। ये शब्द आपको दिखाई देते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आपको हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य। पूर्व की ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको बता चुका हूं कि ऐसे सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंस रिप्रेजेंट करे, सकारात्मक भाव प्रकट करे, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसा कि अफर्मेटिव जो शब्द बना है, अफर्म शब्द से बना है। अफर्म का मतलब पुष्टि करना, सहमति देना, स्वीकृति प्रदान करना, हाँ में हाँ मिलाना। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूले में सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद इसमें एस और एस का प्रयोग भी होता है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद ईटीसी। ध्यान रहे सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन का होना जरूरी होता है। फिर मैं कह रहा हूं कि सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, एक सेंटेंस का भी हो सकता है, एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसका कोई आकार निश्चित नहीं है, पर ध्यान रहे उसमें नाउन अवश्य होता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन के बिना सब्जेक्ट पूरा नहीं होगा। बात करें वर्ब, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब दो तरह के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब केवल दो टेंसों के अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगाई जाती है, और वो है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस। अब इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से बता रहा हूं।
सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। वर्ब, अब वर्ब के दो टुकड़े मैंने बताए थे कि जिन टेंसों में हेल्पिंग वर्ब का, जिन टेंसों के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, बाकी में लगाएंगे। उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप और क्या करेंगे, मेन वर्ब लगाएंगे। और मेन वर्ब के बाद में बात आती है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का अर्थ कर्म। और जैसा कि मैंने आपको पूर्ववर्ती कक्षाओं में बताया था कि व्हाट और whom अंग्रेजी के दो शब्द और हिंदी के तीन शब्द। व्हाट मीन्स क्या, whom मीन्स किसे और किसको, इन तीन शब्दों से प्रश्न बनाने पर उत्तर मिलता है तो ऑब्जेक्ट आएगा, उत्तर नहीं मिलता है ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में नहीं है। तो ध्यान रहे, ऑब्जेक्ट के को खोजना मैंने तुम्हें बताया। अब आप ध्यान दें, अब ऑब्जेक्ट में दो, एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ध्यान रहे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई वस्तु इत्यादि होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उसने मुझे एक पेन दिया, इसमें मुझे भी है, एक पेन भी। तो आपने देखा एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वस्तु है। जो वस्तु है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी और जो पुरुषवाचक सर्वनाम मुझे है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इंग्लिश में अपन बनाते हैं he gave me a book। ये बुक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या आया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसको दूसरी रूप में बना सकते हैं। तो आपको ध्यान रहे कि सबसे पहले मेन वर्ब के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है तो वो आप हम लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपके सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, डी हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हो तो आप वो लिखेंगे। इसके बाद ईटीसी में आपके एडवर्बियल्स आते हैं, क्रिया विशेषण शब्द आते हैं। उन क्रिया विशेषण शब्दों का एक क्रम होता है, सिस्टम होता है, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर ये तीनों का यदि किसी सेंटेंस में एक साथ प्रयोग हो तो किस फॉर्मूले के तहत अपन सेंटेंस में उनको जोड़ेंगे, इस बात को भी आपको मैं देखने की जरूरत है। तो आप देखिए, इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला है एमपीटी। यदि किसी सेंटेंस में इन तीनों का प्रयोग, तीन का हो, दो का हो, सिंगल का तो हो जाएगा, लेकिन जहां तीनों का हो ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के तहत इनको बनाएंगे। तो एम का मतलब क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे एग्जांपल में मैं बताता हूं, ही रन्स स्लोली। यहां आपने देखा इस सेंटेंस में रन वर्ब है और ये स्लोली है। इस रन वर्ब की विशेषता को बता रही है। एडवर्ब्स की परिभाषा वैसे हिंदी में होती है, वह शब्द जो किसी क्रिया की, किसी विशेषण की और स्वयं क्रिया विशेषण की विशेषता को बतलाता है, वो क्रिया विशेषण कहलाता है, एडवर्ब्स कहलाता है। तो यहां इस वर्ब की विशेषता को बदला। तो आपको अभी मैंने ये स्लोली, एडवर्ब ऑफ मैनर, इस सेंटेंस में का दो, इस सेंटेंस में दो का प्रयोग भी हो जाता है, सिंगल भी आ जाती है एडवर्ब्स। तो इन विषयों को ध्यान रखें कि आपको किसी सेंटेंस में इनको जोड़ना तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करें, और आवश्यकता पड़ी तो आपको एडवर्ब्स का टॉपिक भी बीच में संक्षेप में पढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल मैं आपको फॉर्मूले बनाना सिखा रहा हूं। तो आपने ये देखा
इसके बाद देखिए लास्ट में एडवर्ब्स प्लस ईटीसी अन्य और कुछ लोग पर इसमें लिख सकते हैं। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट भ्रमित हो जाते हैं कि सेंटेंस में जब एडवर्ब्स आती हैं पहले एडवर्ब टाइम आएगा या मैनर आएगा या कुछ और आएगा। तो इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए ही मैंने आपका ये सॉल्यूशन किया। तो अभी मैंने आपके सामने सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला रखा। अब इसके कुछ नियम नंबर 1, यदि कर्ता थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर हो तो क्रिया के साथ एस अथवा ईएस लगाया जाए। बच्चों मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर बी प्लूरल होता है, सेकंड में यू सिंगुलर भी होता है यू प्लूरल भी होता है। इसी कड़ी में थर्ड पर्सन में ही शी इट नेम सिंगुलर होते हैं और उनका दे प्लूरल होता है। तो आपको ध्यान रखिए इस नियम के तहत थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर ही शी इट और नेम आए, और नेम भी ऐसे नहीं राम और श्याम आ गया तो प्लूरल बन गया, उसके साथ एस नहीं लगेगा, सिंगल नाम। ऐसी स्थिति हो तो ही आप एस या एस का प्रयोग करें, अन्यथा नहीं करें। नंबर 2, जिस क्रिया के अंत में ओ सी एच डबल एस एस एच एक्स व डबल जेड आए तो ऐसी क्रियाओं के अंत में ईएस जोड़ा जाता है। जैसे एग्जांपल भी आपको बता देता हूं, जैसे आपका गो है, गो में लास्ट की ओ आ गया तो इसको ईएस क्या बन जाएगा, गोज। जैसे आपका वाच है, WATCH, वाच शब्द देखिए, ये वाच शब्द नाउन भी है और आपका वर्ब भी है। वाच मीन्स आप जानते हो खड़े हो। इसके अलावा वाच मीन्स निगरानी करना भी होता है। बहुत सी बार स्टूडेंट भ्रमित हो जाते हैं कि मतलब क्या करें, लेकिन इसका पता कब चलेगा, जब इसको हम सेंटेंस के प्रयोग में करें, तब आपको इसका डिफरेंस स्वतः ही पता चल जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा, वाचेज बन जाएगा। इसके बाद हिश, डबल एस का हिश का अर्थ होता है साथ में पुकारना, क्या बन गया, हिशेस। इसके बाद कॉज एक्स आ गया। तो इसी प्रकार आपने और हमने देखा जैसे डबल जेड में बस होता है,
जिन क्रियाओं के अंत में ये शब्द आते हैं आप ध्यान रखिए उसमें आपको ES जोड़ना। इसके बाद नंबर 3, जिस क्रिया के अंत में वायु और वाई से पहले कॉन्सोनेंट का अर्थ होता है व्यंजन हो, वाई को आई में बदलकर ES जोड़ दिया जाता है। ES जोड़ दिया जाता है। जैसे शब्द ड्राई, आपने देखो वाई है और वाई से पहले आर क्या है? कॉन्सोनेंट। तो इस वाई को हटाएंगे, सी आर के बाद वाई के साथ क्या लग गया? आई और ES जोड़ दे क्या बन गया? क्राइस, फ्लाइज है। इसी तरह से बहुत सारी क्रियाएं जिनको हम या जिनमें हम एस या एस जोड़ दें, इसी के बाद रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में भी लिखिए, यदि क्रिया के अंत में वाई और वाई से पहले वोवल स्वर हो तो वाई के बाद एस लगा दिया जाता है। वाई के बाद एस लगा दिया जाता है। ध्यान रहे कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो ES लगाएंगे और वाई से पहले यदि वोवल आता है तो हम ES न लगा करके वाई सहित वाई के बाद ES जोड़ेंगे। इस बात को आपको ध्यान रहे। जैसे प्ले, वाई से पहले ए वोवल है, क्या बन जाएगा? प्लेस। ये 4 नियम मैंने तुम्हें बताए और इन 4 नियमों के तहत अगर कोई सेंटेंस या कोई वर्ब, सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, ऐसी स्थिति में हम शेष के साथ एस का प्रयोग ही करेंगे। ये आपने नियम पढ़े। अब मैं इसके कुछ यूजेस बता जो कि बेसिक कंसेप्ट होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले ये प्रेजेंट कंडीशन को बताता है। प्रेजेंट कंडीशन वर्तमान दशा, को बताता है। इसी समय या किसी व्यक्ति की वर्तमान पोजीशन या वर्तमान स्थिति क्या है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने एग्जांपल में देखा हुआ, ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है इस समय। तो इस बात को आप ध्यान रखें
सिंपल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कंडीशन को बतलाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में अब तुम्हें सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं। इसके लिए आप अपने वोकैबुलरी वर्ड्स इनकी तैयारी करें। बिना इनके अंग्रेजी सीखने में परेशानी होती है। आपको वर्ड्स की पीडीएफ भेज दी जाएगी। अब जैसे शुरुआत में छोटे छोटे वाक्यों से करता हूं। मैं जयपुर जाता हूं। फॉर्मूला पहले लिखा हुआ है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। हेल्प। अब इसके बाद आपको लेना क्या है? वर्ब। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। अब इसमें ऐसे इसका कोई मतलब है ही नहीं, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही ऐसे इसका प्रयोग होता है, अन्य के साथ नहीं। देखिए आई गो। अब क्या बचा? जयपुर। जयपुर यहां पर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई गो टू जयपुर। इसके बाद इसी सेंटेंस को बनाए, हम जयपुर जाते हैं। हम जयपुर जाते हैं, तो क्या बन जाएगा? वी गो टू जयपुर। सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हुआ है। नंबर 3, आप जयपुर जाते हैं। अंग्रेजी क्या बनेगी? यू गो टू जयपुर। देखिए बच्चों, इंग्लिश में वर्ड है, एक शब्द है यू, और इसके अपने हिंदी में 3 अर्थ बनते हैं। एक तो बनता है तू, एक बनता है आप, और एक बनता है तुम। और ये शब्द जब उच्चारित होता है, इससे आपके संस्कारों का पता चलता है कि आपके संस्कार कैसे। तो हिंदी में अपने भाषा कौशल के विकास की प्रक्रिया के तहत इस शब्द को सही तरीके से बोलिए, ताकि आपके संस्कार के भाव भी उत्पन्न हो सके। आप शब्द का ज्यादा इस्तेमाल करें। इसके बाद मैं तुम्हें एक जो कारक सारणी है वो बतानी, क्योंकि सेंटेंस में उनका अधिकतर प्रयोग होता है। इस पर अब केस का अंतर कारक में पहला है सब्जेक्टिव केस। इसको कहते हैं कर्ता कारक। दूसरा है पजेसिव केस। पजेसिव केस इसको कहेंगे संबंध का, और एक है ऑब्जेक्टिव केस, इसको कहेंगे कर्म कारक। पजेसिव केस भी 2 तरह का होता है। एक होता है पजेसिव
एडजेक्टिव, एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अभी जब इसके पहले टेबल बना लेता हूं। नंबर 1 आई, आई का अर्थ है मैं, इतना तो सब जानता है। कई बार बहुत सारे छात्रों से पूछा जाता है उन्होंने क्या अंग्रेजी क्या होगी, स्टूडेंट को पता ही नहीं। आई का अर्थ है मैं और मैंने। ध्यान रखिए, जब अपन हिंदी और संस्कृत भाषा में जब कारक पढ़ते हैं तो कर्ता कारक का सिंबल क्या होता है, ने। तो आपको क्या करना है, इन सब में ने जोड़ना है। मैं का मैंने हो जाएगा, हम का हमने हो जाएगा, इसी तरह से बन जाएंगे। और पजेसिव एडजेक्टिव में आता है माई, और पजेसिव प्रोनाउन में आता है माइन, और इसका होता है मी। ये देखिए, माई का होता है मेरा, मेरी, मेरे। माइन जैसा कि पजेसिव प्रोनाउन है, इसको किसी कर्ता के स्थान पर लिखा जा सकता है। जैसे अपन लिखते हैं ओवर्स इज ए ग्रेट कंट्री। तो आपने ओवर्स अर्थात हमारा देश, हिंदी क्या बनेगी, हमारा देश एक महान देश है। तो आप देखिए, इसमें नाउन का अर्थ स्वतः ही आ जाता है। इस चीज को ध्यान रखें। मी का अर्थ होता है मुझे और मुझको। वी का अर्थ होता है हम, और इसका दूसरा अर्थ बनेगा हमने। ओवर, ये बनेगा ओवर्स, और अस। ओवर का अर्थ बनेगा हमारा, हमारी, हमारे। इसके बाद अस हमें और हमको। इसके बाद आप आ जाइए यू। यू के अर्थ बनेंगे तू, तुम और आप। इसी तरह बनेगा तूने, तुमने, आपने। योवर, योवर का बनेगा तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारे। योवर्स। और इसके बाद आप आ जाइए यू। इसका बनेगा तुम्हें, तुमको, आपको, तुझको इत्यादि। इसके बाद आप चलिए ही का अर्थ है वह और उसने। इसके बाद हिज, और यहां पे क्या बनेगा हिज, और यहां हिम। इसके बाद आप आ जाइए शी। इसका अर्थ है उसमें हर्ष, हर और हर। इसका अर्थ यह है इसने। इसके बाद इसका इसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव इट, इसका नहीं बनता है, और इसका इट। इसके बाद दे का अर्थ है वे और उन्होंने। इसका बनेगा देयर, ये बन जाएगा आपका देयर्स।
ये टेबल भी आपको याद करना जरूरी है, कुछ समझना, क्योंकि इसका प्रयोग सेंटेंस में बहुत ज्यादा होता है। तो आज आपने सिंपल प्रेजेंट की शुरुआत की, फॉर्मूले कैसे बनाते हैं और किस तरीके से ये जो कार्य सारणी है हम सीखे और समझे, इस बातों का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आज का एपिसोड में यही समाप्त होता है। धन्यवाद।